नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं वीरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से, जो आप लिखा हुआ देख ही रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे। जैसे कि पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि ये आपका पेपर सेकंड है, BA पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड है, जो 1453 से लेकर 1950 तक की वैश्विक घटनाओं से संबंधित बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं। उसमें से एक टॉपिक है पुनर्जागरण यानी रेनेसां। इस पुनर्जागरण के अंतर्गत सबसे पहले हम ले रहे हैं कि पुनर्जागरण का मतलब क्या है, और जब हम इसका मतलब समझ लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं और उसके बाद उसके कारण क्या क्या है वो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए पुनर्जागरण का अर्थ यानी मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ रेनेसां। पुनर्जागरण यानी जो रेनेसां है वो मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण का नाम है। मानव जीवन के प्रति मनुष्य का ये नया दृष्टिकोण था। इतिहास में इसको कई अन्य नामों जैसे नवयुग है, नया जन्म है, बौद्धिक पुनरुत्थान है आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। वस्तुतः इस काल में लेखकों और चिंतकों ने प्राचीन यूनान एवं रोम की विद्याओं के अध्ययन में अपनी रुचि प्रदर्शित की एवं अपने नवीन चिंतन में उस काल के बहुत से प्रतीकों का इस्तेमाल किया। इसीलिए इसको पुनर्जागरण यानी रोम और यूनान की जो विद्याएं थी उनको अब नए रूप में नए चिंतन के अंदर शामिल किया गया या आगे बढ़ाया गया। प्रोफेसर डेविस ने इस संबंध में लिखा है कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की स्वतंत्रता एवं साहसी विचारों की अभिव्यक्ति है, यानी मनुष्य ने स्वतंत्र रूप से सोचना और अपने विचारों को प्रकट करना शुरू किया, तो उसी को पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, ये प्रोफेसर डेविस कहते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर ऐसे बहुत सी बातें भी आपको शेयर की जाएगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। RPSC है या अधीनस्थ चयन बोर्ड है, उसमें से संबंधित कई क्वेश्चंस हैं आधुनिक विश्व के इतिहास से पूछे जाते हैं, तो उसमें से आपको ये वीडियोज़ है ये बड़ी हेल्प करेंगे। जैसे पुनर्जागरण का पीरियड है वो भी आप नोट कर लें, 1350 से 1550 मोटे मोटे रूप में इस पीरियड को माना जाता है। ये इतिहास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पुनर्जागरण को नवयुग, नया जन्म आदि नामों से भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आपको जैसे RS मेंस में पूछ लिया जाए कि पुनर्जागरण, इतना ही लिखता है मेंस में, पुनर्जागरण क्या है, इसका मतलब है, तो हम लिखेंगे पुनर्जागरण मध्ययुगीन अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा चर्च एवं धर्मशास्त्र के बंधनों से मुक्त करके चिंतन तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देने वाला तथा प्राचीन यूनानी और रोमन संस्कृति के आधार पर एक नई संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास था। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ही हम RS मेंस में 2 में से 2 नंबर लेने की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। अर्थ के बाद में हम बात कर लेते हैं पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहला आता है इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो वो है स्वतंत्र चिंतन। तात्पर्य ये है कि रेनेसां यानी पुनर्जागरण के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने, मनन करने का मौका दिया, यानी उसकी सोच का दायरा बढ़ाया। अभी तक जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में उसकी सोच बंधी हुई थी, उन बंधनों से उसको मुक्त करके स्वतंत्र रूप से सोचने का, स्वतंत्र रूप से विचार करने का, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने का मौका है वो पुनर्जागरण ने दिया। दूसरी अगर बात की जाए तो वो है व्यक्तित्व का विकास, यानी पुनर्जागरण एक ऐसा पीरियड था जिसने व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी तक व्यक्ति का नहीं महत्व था, अभी तक जो महत्व था वो था धर्म का, अभी तक महत्व था वो था चर्च का, रूढ़ियों का, इनका महत्व था। लेकिन पुनर्जागरण ने व्यक्ति के महत्व को या उसके व्यक्तित्व को निखारने का काम किया। तीसरा लेते हैं मानवतावाद या मानववाद। हम के मानववाद का देखो सीधा सा मतलब है, और आगे हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे भी, कि मनुष्य को महत्व देना। पुनर्जागरण का जो मुख्य विषय था वो आप कह सकते हैं एक तरह से मानववाद ही था,
कि मध्यकाल तक जो धर्म केंद्रित एवं परलोकवादी मन स्थिति थी, जिसमें व्यक्ति का स्थान गौण था और धर्म का स्थान प्रमुख था, उस जड़ता को समाप्त करके मानव की सहज व जीवंत चेतना को आगे बढ़ाने वाला ये जो पीरियड था। अगली इसकी विशेषता है, हम कहें तो बुद्धिवाद। बुद्धिवाद से तात्पर्य है कि इस पीरियड के अंदर ज्ञान को और ज्ञान से प्रेम करने वाले व्यक्तियों को बड़ा ही महत्व दिया गया। मध्यकाल में धर्म का ऐसा अंतक था कि चर्च एवं पादरियों के प्रति लोगों को अटूट श्रद्धा रखनी पड़ती थी, भले ही वो इनके जीवन को शुष्क और निष्ठ क्यों न बना देते हो। लेकिन पुनर्जागरण युग में अनेक विचारकों ने श्रद्धा एवं विश्वास की विमूढ़कारी प्रवृत्तियों का विरोध किया और यह प्रस्तुत किया कि किसी भी बात को स्वीकारने से पहले मनुष्य को अपनी बुद्धि या विवेक के द्वारा इसका परीक्षण करना चाहिए। जैसा कि रोजर बेकन का नाम है, इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से यानी हर बात को स्वीकार करने पर बल दिया। अगली विशेषता देखें तो सामंतवाद का ह्रास है, यानी सामंतवाद, धर्म, चर्च, रूढ़िवाद ये एक दूसरे से गुंथे हुए थे। तो पुनर्जागरण ने सामंतवादी विचारधारा को, मैनर सिस्टम को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली विशेषता है आधारभूत सामाजिक परिवर्तन है, वो पुनर्जागरण पीरियड में हुए। जैसे कस्बों एवं नगरों का उदय हुआ, क्योंकि यूरोप में व्यापार एवं वाणिज्यिक प्रगति के कारण बड़े बड़े कस्बे बने, नगर बने, वो एक नवीन जीवन का केंद्र बन गए। अब सामाजिक हलचल का जो केंद्र है वो मैनर यानी सामंत का किला या बिशप का महल नहीं रहा, बल्कि नगरीय जीवन हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं इसकी एक विशेषता है देशज भाषाओं का विकास। देशज भाषाओं का विकास से मतलब है जो लोकल लैंग्वेज थी उनको बड़ा महत्व दिया गया, यानी अभी तक जो लैटिन है या जो यूनानी लैंग्वेज है उनका बड़ा महत्व था, लेकिन अब जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इसके बारे में हम जब साहित्य पढ़ेंगे तब डिटेल से बताएंगे। ये जो इटालियन भाषा है या जो जर्मन भाषा है या जो अंग्रेजी भाषा है, ये सारी क्षेत्रीय भाषाएं या देशज भाषाएं थी, इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। यथार्थ सौंदर्य की अनुभूति है, वो भी इसकी एक विशेषता थी, जिसका तात्पर्य है कि जो जैसा है उसको वैसे ही प्रस्तुत करने की कोशिश करना, यानी यथार्थवादी जो दृष्टिकोण था वो इस पुनर्जागरण था। वो जैसे कि इंसान के जैसे मूर्ति बना रहे हैं तो उस मूर्ति के अंदर इंसान के शारीरिक अंगों को हूबहू वैसा दिखाने की कोशिश करना जैसा कि वास्तव में वो है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो इसके अंदर था ही, क्योंकि बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तो आप बुद्धि का सहारा नहीं ले सकते, स्वतंत्र चिंतन का सहारा ही नहीं ले सकते। इसी तरह से आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन, बड़े राज्यों का उदय भी इसकी एक विशेषता थी कि मध्यकालीन जो यूरोप है उस यूरोप के अंदर अब जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, जो सामाजिक परिवर्तन हुए, अच्छा कुशल प्रशासन तंत्र आया, इससे बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ। सामंत प्रथा एवं दास प्रथा है वो धीरे धीरे उनका ह्रास होता चला गया। तो ये इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं थी जिसके बारे में हम बातें कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं पुनर्जागरण के कारण, यानी पुनर्जागरण के कारण क्या थे। बड़ा अच्छा है ये टॉपिक, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, जैसे कि पुनर्जागरण के क्या कारण थे आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे एक बार पूछा था क्रूसेड क्या है, तो क्रूसेड इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्रूसेड का मतलब है धर्म युद्ध। एक बार ये पूछा गया था कि भी धर्म युद्ध है किस किस के बीच लड़ा गया, तो ये ईसाई व इस्लाम धर्मावलंबियों के बीच में लड़ा गया। कई बार ये भी पूछा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है कि भी क्रूसेड किस जगह को लेकर के लड़ा गया, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये है यरूशलेम, जो यरूशलेम जगह है वो ईसाइयों की भी पवित्र जगह है, इस्लाम धर्म की भी पवित्र जगह है, यहूदी रिलीजन की भी पवित्र जगह है। तो उस पवित्र जगह को प्राप्त करने के लिए लगभग 2 शताब्दियों तक जो 3 बड़े बड़े युद्ध है वो इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबियों के मध्य लड़े गए, उन्हीं को क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है या जो यूरोपियन कंट्रीज के सैनिक है, लोग हैं, उनका पूर्वी देशों के साथ संपर्क हुआ। पूर्वी देशों से संपर्क होने से ये वहाँ की पूर्वी देशों की जो बहुत सारी बातें हैं
वो सीखने में सफल रहे। कई ये जो युद्ध का पीरियड है ये 1096 से 1271 तक लगभग माना जाता है। कई किताबें इसको 8 युद्ध के नाम से भी बोलते हैं। एनसीईआरटी इसको 3 युद्ध के नाम से मुख्य रूप से जानती है। तो जब इन लोगों का पूर्वी देशों से संपर्क हुआ तो वहाँ के नवीन विचारों को इन्होंने सीखा, वहाँ के दार्शनिक विचारों से ये लोग परिचित हुए। कुतुबनुमा कागज़ जैसी बहुत सारी बातों को भी ये सीखने में, मसाले हैं, सुगंधित द्रव्य है, रेशम है, मलमल, चीन, औषधियाँ है, बहुमूल्य पत्थर है, कालीन है, खजूर है, शराब है, इनके बहुत सारों के बारे में इन्होंने सीखा। और इसके अलावा भी पूर्व से संपर्क में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो इस तरह से उन चीज़ों को सीखकर भी एक तरह से पुनर्जागरण हुआ, यानी नई चीज़ों को दोबारा से नए रूप में, नए फॉर्म में, नए प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। आर्थिक परिवर्तन भी एक कारण था कि जब बड़े स्तर के ऊपर व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से बड़े बदलाव आए तो उसने स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया। नवीन व्यक्तिवाद के वो पोषक बने। यूरोप के अंदर जो आर्थिक जीवन में परिवर्तन हुए उन्होंने सामंती मैनर प्रणाली को कमज़ोर बना दिया और नए वर्ग की सृष्टि की जो चर्च एवं धर्माधिकारियों के प्रभाव को सहजता से स्वीकार करने वाला नहीं था। व्यापार के विकास ने यूरोप में एक समृद्ध व्यापारिक वर्ग को जन्म दिया और ये जो व्यापारिक वर्ग है ये चर्च और पादरियों को इसलिए भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये सूद लेने या ब्याज लेने पर प्रतिबंध लगाने जैसे काम करते थे जो व्यापारी वर्ग को अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा अर्थतंत्र के मजबूत होने से नए नगरों जैसे वेनिस, जेनोवा, फ्लोरेंस, मिलान जैसे नए नए नगरों का उदय हुआ। नए नए स्वतंत्र नगर राज्य बने जिन्होंने परंपरावादी मानसिकता को चुनौती दिए, नवीन बौद्धिक अनुसंधान को प्रारंभ किया। तो इन सब से भी पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला, यानी पुनर्जागरण का ये कारण है। कागज़ का प्रयोग एवं छापे खाने का आविष्कार, ये आप सबको ही पता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा जाता है। भी कागज़ का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो चीन से हुआ। चीन से वो वहाँ कैसे पहुँचा, व्यापार के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पहुँची। और एक आपको मालूम ही है कि कुबलाई खां के दरबार में एक चीनी व्यक्ति भी रहते थे, वो भी जब इटालियन व्यक्ति रहते थे, वो भी जब 12वीं 13वीं शताब्दी के अंदर इटली आए तो छापे की कुछ कलाएं अपने साथ लेकर आए। उसी के आधार पर जर्मनी के अंदर सबसे पहले छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस लगी जो 1450 के अंदर जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा लगाई गई, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसी तरह 1477 के अंदर केकस्टन ने इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर में भी छापे खाने लगाया। तो इस तरह से कागज़ का प्रयोग भी सीखा, छापे खाने का आविष्कार भी हुआ जिससे बड़े स्तर के ऊपर किताबें छापे जाने लगी। कई बार ये कहा जाता है कौन सी पुस्तक का सबसे पहले प्रिंट हुआ छापे खाने से या प्रिंटिंग प्रेस से, तो वो बाइबल थी। तो इस तरह से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कस्तूतूनिया पर तुर्कों का अधिकार। कस्तूतूनिया जिसको आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, उसको पहले कभी बाइजेंटाइन के नाम से भी जाना जाता था। तो ये एक तरह से पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था उसकी राजधानी थी। और 1453 ईस्वी में ओटोमन तुर्कों ने कस्तूतूनिया पर अधिकार कर लिया। तो कस्तूतूनिया पर जब 1453 में इन्होंने अधिकार कर लिया तो कैसे माना जाता है कि ये एक इसने पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया, तो ये एक बड़ा ही एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है क्योंकि कस्तूतूनिया पर अधिकार करने के बाद ओटोमन तुर्कों ने नगर को लूटना खसोटना प्रारंभ किया, जिससे आतंकित होकर वहाँ बसे हुए अनेक यूनानी विद्वान हैं क्लासिक साहित्य के ग्रंथों के साथ इटली एवं यूरोप के अन्य देशों में पलायन कर गई। इन विद्वानों ने प्राचीन यूनान एवं रोम के क्लासिकी साहित्य के अध्ययन में यूरोप वासियों की अभिरुचि जागृत करने में एक महत्वपूर्ण मानवीय केंद्र का कार्य किया। इसके अलावा जब इस तरफ से व्यापार भी अवरुद्ध सा होने लग गया तो पूर्वी देशों के अंदर व्यापार करने के लिए अन्य मार्गों की तलाश शुरू हुई, जिसके कारण नए नए जल मार्गों की खोज भी इसके कारण हुई, जिसके कारण पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। अब लेते हैं पूर्व एवं पश्चिम के संपर्क का केंद्र मंगोल साम्राज्य, यानी मंगोल साम्राज्य जिसका कुबलई खां शासक था, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर ही रहे थे। तो कुबलई खां के दरबार के अंदर भी कई यूरोपीय लोग या व्यापार के सिलसिले में मंगोल साम्राज्य के अंदर गए
और जो हम बात कर रहे थे कि वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था मार्को पोलो, वो कुबलई खां के दरबार में 1275 में पहुंचा था और 1292 ईस्वी तक वो वहाँ रहा था। तो उसके दरबार के जो अनुभव है वो उसने यात्रा वृत्तांत के माध्यम से यूरोपीय लोगों को बताए। तो इसी से मंगोल साम्राज्य से यूरोपीय लोगों ने कुतुबनुमा यानी जो एक दिशा सूचक एक तरह से यंत्र है, बारूद है, कागज है, इन सब की जानकारी है वो मंगोल साम्राज्य से ही यूरोप को मिली। जैसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है भी कुतुबनुमा की जानकारी यूरोपीय लोगों को कैसे हुई या किस साम्राज्य से हुई, या बारूद का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ, कागज सबसे पहले कहाँ बनाया गया, तो ये सारे चीन में बने थे। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। एक और कारण था, वो था स्कोलस्टिक विचारधारा एवं तर्क बुद्धिवाद। अब ये स्कोलस्टिक विचारधारा क्या है? इस विचार ये यूरोप में प्रचलित हम कह सकते हैं एक सांस्कृतिक विचारधारा थी, जिसके अंतर्गत ईसाई धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए श्रद्धा के स्थान पर तर्क बुद्धि यानी तार्किक चिंतन को महत्व देने का प्रयास किया गया। आप समझ गए होंगे कि मतलब धर्म को भी आप सीधा सा न स्वीकार करके उसको तर्क के बुद्धि के आधार पर आपको स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो स्कोलस्टिक विचारधारा है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण विचारधारा थी, जिसने बुद्धिवाद और तर्कवाद पर बल दिया। स्कोलस्टिक विचारधारा के माध्यम से तार्किक चिंतन एवं तर्क बुद्धि की प्रधानता को घोषित करने वाले दो महत्वपूर्ण विद्वान थे। एक का नाम है अबेलॉर्ड और दूसरे टॉम्स्क्विग्नॉस। एल्बोर्ड का तो बात थी कि तर्क बुद्धि से ही, न कि दबाव से, ईसाई धर्म के प्रति लोगों का विश्वास जगाया जा सकता है। तो इस तरह से स्कोलस्टिक विचारधारा ने भी पुनर्जागरण के लिए आधार बनाने के महत्वपूर्ण कारण बना, यानी महत्वपूर्ण आधार बना, जिसके कारण यूरोप के अंदर यानी सबसे पहले इटली के अंदर ही पुनर्जागरण की शुरुआतें होती है। तो इस तरह से कई बार ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो इटली है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आपने देखी, इसमें अर्थ भी देखा, विशेषताएं भी देखी, कारण भी देखी और ऐसे क्वेश्चनों के बारे में भी प्रकाश डालने का कोशिश की गई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि भी इटली में तो पुनर्जागरण हुआ, अब इटली में क्यों हुआ, इस तरह की बातें वो अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।